हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, आज फिर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सवाल बुक डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का असर्शन एंड रीजन। चलिए देखते हैं बच्चों, असर्शन एंड रीजन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है आपका, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पर बिल्कुल क्या होता है बच्चों, ये जैसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा क्या होता है, इस पर नॉर्मल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये इसलिए होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि इसका जो होता है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो होता ही है, आप जानते ही हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज electric field, so direction of electric field must be in the direction of decreasing order of electric potential। सही, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, देखिए नेगेटिव चेंज इन जो आपका दिया हुआ है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल वो है नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर शो करता है। नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है बच्चों, तो जो असर्सन है आपका वो भी सही है, असर्सन भी सही है, और रीज़न भी यही कह रहा है। देखिए, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपका ये फार्मूला ही है, इसको नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं और यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। तो असर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न ही असर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है बच्चों, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। आगे आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। जी हाँ बच्चों, इसको आप एमसीक्यू में देखिएगा, हमने डिस्कस किया है कि हॉलो स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। उसके बाद रीज़न कह रहा है कि चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। जी, इस तरह से जो हॉलो स्फीयर होता है तो चार्ज जो होता है बच्चों वो स्फीयर के सरफेस पे होता है। ठीक है बच्चों, अंदर में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि असर्शन भी सही है और रीज़न भी, और रीज़न ही असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए दिया हुआ इस तरीके से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज टू पॉइंट। जी हाँ बच्चों, वर्क डन को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वर्क डन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है बच्चों चार्ज इनटू पोटेंशियल। आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W अपन Q, तो यहाँ से देखिए अगर W करेंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, जैसा इन्होंने कहा है कि जो पाथ फॉलो होता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसको इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ दो चीज़ों पे है, एक पोटेंशियल पे और दूसरा चार्ज पे। पाथ फॉलोड से इसे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, तो इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करता। असर्शन सही है। रीज़न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। नहीं नहीं, रीज़न गलत है बच्चों, ये कंजर्वेटिव होता है। देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। ठीक है, सो रीज़न गलत है हमारा और असर्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर टू डिफरेंट क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी होता है। असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीज़न कह रहा है कि फॉर अ टेस्ट चार्ज क्यू a point charge q for a test charge q and a point charge q electric potential energy become equal to the potential। नहीं, ये भी गलत है बच्चों, दोनों के लिए इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ इस तरह से आपको फार्मूला दिया, बट ऐसे भी समझ लें आपकी टेस्ट चार्ज q होता है और एक पॉइंट चार्ज q होता है, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, ये आपका रीज़न क्या है, फॉल्स है। अच्छा, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज मेड 3 टाइम। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 3 टाइम। उसके बाद कह रहा है आपसे देन
द कैपेसिटेंस बिकम्स 3 टाइम। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे सी का वैल्यू, आप सी का फार्मूला जानते हैं, ये जो 3 टाइम लिखा है ना बच्चों, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल मामला है। क्यों है समझ लें। कैपेसिटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो फार्मूला होता है वो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अब इसने क्या करा, डी को हाफ कर दिया बच्चों, डी को हाफ कर दिया, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है हाफ, है ना, ये डिस्टेंस जो है हमारा पैरेलल प्लेट के उधर डिस्टेंस जो है हमारा वो हाफ कर दिया d/2। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस d/2 हो गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 गुना कर दिया है बच्चों, यहाँ पे 3 टाइम कर दिया है देखिए। तो फिर एक चीज़ समझिए यहाँ से कि जो d/2 का नीचे 2 है, ये सीधा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये टोटल 6 हो जाएगा बच्चों। ये कुछ ऐसा होगा, C2 जो हो जाएगा वो 6 को बाहर लिखेंगे तो ये आएगा फिर से AE एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी आएगा। और यही तो C1 है हमारा, अगर देखें तो C2 जो है C1 से 6 टाइम है, C1 से 6 टाइम है बच्चों, बट यहाँ इन्होंने 3 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इस चीज़ को गौर कीजिएगा, है ना। बाकी अगर ये 6 टाइम होता है तो हमारा असर्शन ट्रू है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है बच्चों। कैपेसिटेंस तो ये तो यहीं से देख लीजिए, नेचर ऑफ मटेरियल पे उसकी कोई डिपेंडेंसी है नहीं। तो असर्शन भी ट्रू है बच्चों और रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न उसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि सर्किट कंटेन कैपेसिटर शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली व्हेन द पावर इज ऑफ। बिल्कुल सही, उसमें चार्ज होता है बच्चों, है ना, इसलिए उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज शॉक लग सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा इवन व्हेन पावर इज ऑफ कैपेसिटर में हैव स्टोर्ड चार्ज, उसके अंदर चार्ज होता है, विच में डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो सकता है ना, थ्रू ह्यूमन बॉडी, क्योंकि कंडक्टर होता है ह्यूमन बॉडी। 10 में गेट अ शॉक, है ना, इसलिए उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। दूसरा कह रहा है रीज़न बच्चों की द कैपेसिटर में ब्रेक डाउन एट एनी पॉइंट। नहीं, कैपेसिटर एट एनी पॉइंट नहीं, कैपेसिटर ब्रेक डाउन कब होगा, जब वोल्टेज बहुत हाई होगा बच्चों, ठीक है। ब्रेक डाउन कैपेसिटर रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो रीज़न हमारा क्या है, फॉल्स है, असर्शन हमारा ट्रू है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कहता है कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट। देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज को से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कहीं भी अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है। आप जानते हैं C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो चार्ज से इंडिपेंडेंट है, ठीक है बच्चों। तो असर्शन सही है हमारा, चार्ज इसमें है ही नहीं, तो कैपेसिटी जो है हमारा वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न कह रहा है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हाँ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा रहेगा तो इसमें आ जाएगा के, तो डिपेंड करता है उस पर। ऑफ सराउंडिंग मीडियम शेप एंड साइज, जी हाँ, एरिया पे देखिए एरिया दिया हुआ है, एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो बिल्कुल रीज़न भी सही है बच्चों, असर्शन भी, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है एक तरह से असर्शन को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ओके, आगे चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट मेटल plates having the charge plus q and minus q are facing at a distance between them. The plate are now immersed in a kerosene oil and the dielectric potential between the plates decrease, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, केरोसिन ऑयल डालने के बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डिक्रीज करेगा। तो देखिए फॉर्मूला से ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको डाइलेक्ट्रिक दे देंगे, तो जो डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होगा के फॉर केरोसिन ऑयल, तो ये एप्सिलॉन नॉट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, यानी कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कह रहा है कि डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सही बात है कि पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके वजह से ये पूरा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये डिक्रीज होगा, है ना। तो पोटेंशियल यहाँ पे बच्चों हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। इसका रीज़न है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेस देन 1, नहीं बच्चों, ग्रेटर देन 1 होता है। ये तो बस याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ केरोसिन ऑयल जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, लिखा हुआ भी नीचे। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया क्वेश्चन नंबर, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, ये आपका हो गया
चैप्टर सेकंड असर्शन एंड रीज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं बच्चों कि कुछ अलग चैप्टर जो बचा हुआ है उसका कर दें। आज आप लोग का लास्ट दिन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। कल बहुत कूल माइंड होकर के बच्चों पेपर दीजिएगा, ठीक है। अभी आप स्टडी करें, कोशिश करता हूँ एक आध वीडियो और आपके लिए हम बना सकें, ठीक है बच्चों। ओके।